दोस्तों आज हम पढ़ेंगे द प्राइम मिनिस्टर, द यूनियन कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पूरा चैप्टर आपका ख़त्म करूंगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होता कौन है। देखो, अगर अमेरिका की बात करी जाए तो आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर के बारे में पता हो। किसी को नहीं पता होगा कि अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर कौन है, लेकिन प्रेसिडेंट ज़्यादातर लोगों को पता होगा, क्योंकि वहाँ पर ना प्रेसिडेंट हेड होता है। अगर हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर जाएंगे अमेरिका में तो वो प्रेसिडेंट से ही मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलेंगे, प्रेसिडेंट से मिलेंगे, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंट हेड होता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ पर सबसे बड़ा प्रेसिडेंट है। लेकिन जब हमारे देश का कानून बन रहा था तो यहाँ के लीडर्स ने कहा कि भैया हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं चाहिए, हम अडॉप्ट करेंगे ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री, या फिर इसे कहा जाता है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंग्लैंड में ना सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर होता है और उन्हीं के मॉडल को हम लोगों ने कॉपी किया है, अडॉप्ट किया है। प्राइम मिनिस्टर के साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा बहुत आसान लैंग्वेज में। अभी थोड़ा सा मैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर फोकस करता हूँ। अभी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, ये सब मिलके प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं। आसान लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो प्रेसिडेंट को बताते हैं कि आपको क्या करना है। प्रेसिडेंट सिर्फ एक कठपुतली है जो कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इशारों पे काम करता है। और मैं आपको बताऊं, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना काम भी नहीं कर सकता। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही उसको एडवाइस देंगे और उन्हीं के एडवाइस पर प्रेसिडेंट काम करेगा। दोस्तों, प्रेसिडेंट नॉमिनल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। नॉमिनल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का मतलब ये है कि आप सिर्फ नाम मात्र के हेड हैं, सिर्फ पेपर के ऊपर हेड हैं आप, लेकिन आपके पास में कोई ख़ास पावर्स नहीं है। सिर्फ पेपर के ऊपर लिखा हुआ है कि आप नॉमिनल हेड हैं। लेकिन जो एक्टिव हेड है वो है प्राइम मिनिस्टर। एक्टिव हेड से मतलब है कि सारी जो पावर्स है ना वो प्राइम मिनिस्टर के पास में है। चलो अब हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कैसे किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है और बाकी मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, लेकिन बाकी मिनिस्टर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताते हैं कि मुझे इसे मिनिस्टर बनाना है, इसे ये वाला मिनिस्टर बनाना है, इसे फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है। तो जो जो नाम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताते हैं कि मुझे इन इन लोगों को मिनिस्टर बनाना है, उन्हीं लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं मिनिस्टर के लिए। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक फॉर्मल पावर है प्रेसिडेंट की, मतलब सिर्फ नाम मात्र की। रियलिटी ये है कि प्राइम मिनिस्टर पूरी पार्टी का लीडर होता है। जैसे कि मान लो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी। अब बीजेपी के लीडर हैं श्री नरेंद्र मोदी। अगर बीजेपी मेजॉरिटी में आती है ना तो फिर नरेंद्र मोदी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। प्रेसिडेंट के पास में तो सिर्फ एक फॉर्मल पावर है अपॉइंट करने की। आप अगर वोट डालने जाते हो तो प्राइम मिनिस्टर का चेहरा देख के जाते हो ना। आपको पता होता है कि अगर ये पार्टी जीतेगी तो ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो ये तो पहले से ही डिसाइडेड होता है, जो पार्टी का हेड होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। प्रेसिडेंट के पास में सिर्फ एक फॉर्मल पावर है कि जो पार्टी जीती है उसका जो हेड है उसको वो अपॉइंट कर दे। सिर्फ नाम मात्र की पावर है ये, ठीक है। प्रेसिडेंट ये थोड़ी कह सकता है कि किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाओ। जो भी लीडर होगा पार्टी का वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। या फिर मान लो दो या दो से ज़्यादा सरकारें मिलके बनी, कोलिएशन हुआ, गठबंधन सरकार बनी, तो फिर लोकसभा में वोटिंग होती है और लोकसभा के मेंबर्स ये डिसाइड करते हैं वोटिंग से कि उन्हें किसे प्राइम मिनिस्टर बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल कांग्रेस है, कांग्रेस का अपना लीडर है, XYZ पार्टी का अपना लीडर है, ABC पार्टी का कोई दूसरा लीडर है। इन तीनों ने क्या करा, डिसाइड किया कि हम तीनों मिलकर सरकार को बनाते हैं। तीनों ने हाथ मिला लिए एक दूसरे से। अब लीडर कौन बनेगा, कांग्रेस का बनेगा, XYZ पार्टी का बनेगा, ABC पार्टी का बनेगा। ये डिसाइड होगा कैसे, ये डिसाइड होगा वोटिंग से। लोकसभा में वोटिंग होगी और जिसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन अगर कोई एक ही पार्टी मेजॉरिटी में है, जैसे बीजेपी, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी में है, इसे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर वोटिंग की ज़रूरत नहीं है। मेजॉरिटी में बनी है सरकार तो फिर जो पार्टी का लीडर है वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। जैसे जैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ना, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है लेकिन मैं बिल्कुल आसान करके आपको समझाऊंगा। तो अब देखते हैं हम लोग पोजीशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर लिंक होता है कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में। सबसे पहले आप ये समझो कि कैबिनेट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझो। देखो, प्राइम मिनिस्टर के सबसे करीब जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, जो टीम होती है, उसे कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर हो गए। ये बहुत ख़ास मिनिस्टर्स होते हैं। और भी हैं,
तो इनकी पूरी एक टीम होती है जो पूरे देश को चलाती है और इसे ही कैबिनेट कहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर के पास में इतना टाइम तो है नहीं कि वो हर किसी के पास में जाएंगे, हर किसी से मिलेंगे। बहुत ख़ास कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जिनकी वो टीम बनाते हैं और ये प्राइम मिनिस्टर खुद सिलेक्ट करते हैं कि मेरे कैबिनेट में कौन आएगा। कैबिनेट की एक टीम बनती है और प्राइम मिनिस्टर बहुत जल्दी जल्दी मिलते हैं इन लोगों से, इन्हें एडवाइस देते हैं, इनकी एडवाइस सुनते हैं और ये सब मिलके पूरे देश को चलाते हैं। बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे कभी कभार मिला जाता है, कोई ख़ास ओकेशन हो गई तो इनवाइट कर लिया, बुला लिया, कुछ बात उन्हें समझा दी, कुछ उनकी सुन ली। लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, ये बहुत ख़ास होते हैं, ये मिलते रहते हैं आपस में और ये लोग एक दूसरे को एडवाइस करते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर इनकी बातों को सुनते हैं, इनके साथ में डिस्कशन करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं ये लोग साथ में बैठ के। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं मान लो। अब 60 के 60 बच्चे तो आपके अच्छे दोस्त नहीं होंगे ना, मुश्किल से 10-12 बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत क्लोज होंगे आपके और आप उन्हीं के साथ में बातें करते हो, उन्हीं के साथ में टाइम स्पेंड करते हो। पूरी क्लास से आप हाथ वगैरह मिला लोगे, बातचीत कर लोगे, लेकिन आपका जो ज़्यादातर टाइम होगा ना वो 10-12 बच्चों के साथ में ही स्पेंड होगा और उन्हीं से आप बात करना भी पसंद करोगे। तो यही होता है कैबिनेट। मिनिस्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो ख़ास मिनिस्टर्स होते हैं, जो बहुत क्लोज होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, वही कैबिनेट होता है। अब देखो, कैबिनेट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। ये सब मिलके कोई डिसीजन लेते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बता देते हैं कि हमने ये डिसीजन लिया है, हमारा ये फैसला है। पूरा का पूरा कैबिनेट नहीं जाता प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट को सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बताता है कि हमने ये डिसीजन लिया है। और इस तरह से जो प्रेसिडेंट है ना, उन्हें गवर्नमेंट के मैटर्स के बारे में पता होता है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को समन भी कर सकता है और प्रोरॉग भी कर सकता है। समन का मतलब होता है पार्लियामेंट की शुरुआत करना और प्रोरॉग का मतलब होता है पार्लियामेंट को सस्पेंड करना, टेम्परेली सस्पेंड करना होता है। लेकिन ये बात याद रहे कि प्रेसिडेंट तभी समन या प्रोरॉग करेंगे जब प्राइम मिनिस्टर उन्हें एडवाइस देंगे करने को। दोस्तों, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को रिमूव नहीं कर सकता है। जब तक प्राइम मिनिस्टर के पास में लोकसभा में मेजॉरिटी है ना, कॉन्फिडेंस का मतलब यहाँ पर है सपोर्ट से, मतलब जो मेंबर्स हैं ना लोकसभा के, उन्हें कॉन्फिडेंस है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, वो सपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर के पास में मेजॉरिटी है। तो जब तक मेजॉरिटी है प्राइम मिनिस्टर के पास में, तब तक प्राइम मिनिस्टर को कोई हटा नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर मेजॉरिटी नहीं होती तो फिर सरकार गिर जाएगी। जैसे मान लो मेरी पार्टी है XYZ और मेरी पार्टी के साथ में ABC पार्टी मिली हुई है, हम दोनों ने मिलकर सरकार बनाई और मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। अब ABC पार्टी ने मेरा साथ छोड़ दिया, सरकार बनने के बाद में कोई मतभेद हुआ हमारा और उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी मेजॉरिटी ख़त्म हो गई, साथ छूटा तो मेजॉरिटी ख़त्म हो गई। अब मेजॉरिटी ख़त्म हुई तो फिर मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं रहूँगा, मेरी सरकार गिर जाएगी। चलिए, अब हम पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का और मैंने आपको बताया कि कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ख़ास मिनिस्टर्स होते हैं। ये ख़ास टीम होती है जो पूरे देश को चलाती है और प्राइम मिनिस्टर भी सबसे ज़्यादा इन्हीं के टच में रहते हैं। मैंने आपको बताया ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो बहुत सारे हैं, प्राइम मिनिस्टर हर किसी से तो नहीं मिल सकते जल्दी, हर किसी के टच में तो फ्रीक्वेंटली नहीं रह सकते। तो प्राइम मिनिस्टर के कुछ खास मिनिस्टर्स होते हैं, उन्हें कैबिनेट कहा जाता है। दोस्तों, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को और जो काम होता है ना उसको भी यही बांटते हैं। लेकिन एडवाइस कौन देता है? एडवाइस देता है प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि तुम्हें ये करना है और जो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे वही प्रेसिडेंट करेगा। खुद से प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट, मैंने आपको बताया, कठपुतली है जो प्राइम मिनिस्टर के इशारों पे नाचता है। जैसे मान लो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं बोलता हूँ कि रमेश को फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ, दिव्या को डिफेंस मिनिस्टर बनाओ, निहारिका को रेलवे मिनिस्टर बनाओ, ऐसे करके मैंने एडवाइस दी तो प्रेसिडेंट वही करेंगे। मैंने कहा कि रमेश को फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ तो रमेश ही फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। प्रेसिडेंट ये नहीं कह सकते कि रमेश को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाओ या मैं नहीं बनाता रमेश को फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसा नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर ने जो एडवाइस दी है उसको मानना पड़ेगा। तो इस तरह से टीम बनती है, एडवाइस देते हैं प्राइम मिनिस्टर और अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की बात है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि कौन मिनिस्टर बनेगा या कौन नहीं बनेगा। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि कौन मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये पूरी की पूरी आज़ादी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। प्राइम मिनिस्टर जिसे चाहे मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में 15% की लिमिट है। 15% से ज़्यादा आप मिनिस्टर को नहीं बना सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 300 लोकसभा मेंबर्स हैं, अब 300 के 300 तो मिनिस्टर नहीं बन सकते,
15% की लिमिट है, तो 300 का 15% कितना हुआ? 45 हुआ। तो 45 मिनिस्टर बन सकते हैं मैक्सिमम। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको लिमिट दी है कि 15% ही मिनिस्टर्स बनेंगे, लेकिन साथ में प्राइम मिनिस्टर को ये आज़ादी है कि वो किसी भी मेंबर को मिनिस्टर बना सकते हैं। जैसे मान लो आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं, मैं आपका क्लास टीचर हूँ, मुझसे प्रिंसिपल ने कहा है कि अपनी क्लास में 10 बच्चों की टीम बनाओ जो क्लास का ध्यान रखेंगे। तो अब मेरे हाथ में है कि मैं 10 बच्चे कौन से चूज़ करूँ। प्रिंसिपल ने तो मुझसे कह दिया कि मुझे 10 बच्चे चाहिए आपकी क्लास में, अब मेरे हाथ में है कि मैं कौन से 10 बच्चों को सिलेक्ट करूँ। जो बच्चा भी मुझे हुनार लगेगा उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। लेकिन हाँ, प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि 10 बच्चे ही सिलेक्ट करने, तो मैं 10 ही कर सकता हूँ, 10 से 11 नहीं कर सकता। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ द मिनिस्टर्स। दोस्तों, अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया ना, तो फिर पूरा का पूरा काउंसिल गया, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिज़ाइन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन हुआ तो मिनिस्टर्स बने रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया तो फिर उसको डिसमिस होना ही पड़ेगा। कंप्लीटली प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है, वो किसी को भी मिनिस्टर बना भी सकते हैं और किसी को डिसमिस भी कर सकते हैं। अगर उन्हें लगेगा कि ये सही काम नहीं कर रहा है मिनिस्टर, तो उसे डिसमिस भी कर सकते हैं। और मिनिस्टर क्वेश्चन नहीं कर सकता कि मुझे क्यों डिसमिस किया गया है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। सबसे पहले आप समझो एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब होता है। एक्स ऑफिशियो लैटिन लैंग्वेज की एक टर्म है जिसका मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, या फिर आप कहेंगे बाय राइट ऑफ ऑफिस। देखो मैं समझाता हूँ आसान करके। अगर कोई बहुत बड़ी पोजीशन पर है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली वो छोटी मोटी पोजीशन का चेयरमैन बन ही जाता है। छोटी मोटी पोजीशन उसे मिल ही जाती है जब वो बहुत बड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके स्कूल का प्रिंसिपल है और आपके स्कूल की कमेटी भी बनी हुई है, तो आपके स्कूल की कमेटी का मेंबर प्रिंसिपल ऑलरेडी है। आपके स्कूल की कमेटी में प्रिंसिपल को इलेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही प्रिंसिपल है स्कूल का। और आसान करके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके स्कूल में कोई ग्रुप बना हुआ है बच्चों का, अब प्रिंसिपल को ना किसी से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंसिपल उस ग्रुप का पार्ट हो सकता है, उसे एडवाइस दे सकता है, उसका हेड भी हो सकता है, क्योंकि वो प्रिंसिपल है, उसकी ऑलरेडी बहुत बड़ी पोस्ट है, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बिल्कुल वैसे ही प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी पोस्ट है उसकी, और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बहुत छोटी पोस्ट होती है। तो प्राइम मिनिस्टर कहने को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, लेकिन क्योंकि ये छोटी पोस्ट है तो वो ऑटोमेटिकली बन जाता है, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्राइम मिनिस्टर खुद ही चेयरमैन बना हुआ होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, इसीलिए कहा गया है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। और प्राइम मिनिस्टर के ही ऑर्डर पर मीटिंग्स होती हैं। प्राइम मिनिस्टर ये एडवाइस देते हैं कि क्या एजेंडा रहेगा मीटिंग्स का। कैबिनेट मीटिंग्स में जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो अपने अपने व्यूज़ देते हैं। किसी का कुछ मानना होता है, किसी का कुछ मानना होता है, किसी की कोई पॉलिसी होती है, कोई कुछ कहता है। प्राइम मिनिस्टर बहुत ध्यान से कैबिनेट मिनिस्टर्स की बातों को सुनते हैं और फिर ख़ुद का कंक्लूजन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं डिफेंस मिनिस्टर हूँ, मैं बोलता हूँ कि हमारे जवानों को नई वाली बुलेट प्रूफ जैकेट मिलनी चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर को लगेगा कि मेरी बात में दम है, मैं सही कह रहा हूँ, बुलेट प्रूफ की वाकई में ज़रूरत है, तो फिर वो मेरी बात को मानेंगे। अगर मेरी एडवाइस ठीक नहीं लगेगी तो नहीं मानेंगे। तो मिनिस्टर्स अपनी अपनी बात बोलते हैं, आखिर में प्राइम मिनिस्टर का ही अपना कंक्लूजन होता है और वही कैबिनेट का डिसीजन भी होता है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर पॉलिसी को डायरेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं। फॉरेन हो गया, डिफेंस हो गया, इकोनॉमिक हो गया, टेक्नोलॉजिकल अफेयर्स हो गए, सब जगह पीएम का स्पेशल रोल होता है पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करने में। प्राइम मिनिस्टर लिंक होता है कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में। देखो, कैबिनेट डायरेक्ट नहीं जाता प्रेसिडेंट के पास में, जो भी एडवाइस होती है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ में डिस्कस होती है और फिर प्राइम मिनिस्टर अपना कंक्लूजन देते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताते हैं जाके। और इसका फ़ायदा ये होता है कि प्रेसिडेंट को पता होता है कि सरकार क्या काम कर रही है, उसके क्या कदम होने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पूरी क्लास को प्रिंसिपल से कुछ बात करनी है, कुछ एडवाइस देनी है। अब पूरी की पूरी क्लास तो उठ के नहीं जाएगी ना प्रिंसिपल ऑफिस में। आपकी क्लास में मॉनिटर होगा, या तो वो जाएगा या फिर आप लोग अपने टीचर से कहोगे, आपके टीचर बात करेंगे प्रिंसिपल से। बिल्कुल ऐसे ही कैबिनेट में भी होता है। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ में डिस्कशन करते हैं और फिर जाके इन्फॉर्म कर देते हैं प्रेसिडेंट को। अब आपको देखना है प्राइम मिनिस्टर इनसाइड द पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट लोकसभा को शुरू भी करते हैं और ख़त्म भी करते हैं। मैंने आपको बताया था कि समन का मतलब होता है शुरू करना, प्रोरॉग का मतलब होता है सस्पेंड करना, लेकिन प्रोरॉग का मतलब होता है टेम्परेली सस्पेंड होना, एक ब्रेक मिल जाता है। और डिसॉल्व का मतलब होता है पूरी तरह से ख़त्म होना, पूरा सेशन ख़त्म होना। ये सब प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर।
जैसा प्राइम मिनिस्टर कहेंगे वैसे ही करेंगे प्रेसिडेंट। अपने तौर से समन या प्रोरॉग या डिसॉल्व नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर उन्हें एडवाइस देंगे। प्राइम मिनिस्टर मेन स्पोक्समैन होते हैं। स्पोक्समैन मतलब स्पीकर, और डिफेंडर होता है गवर्नमेंट का। आपने अक्सर देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने वो किया, हमारे फ्यूचर के प्लान्स ये हैं। अगर कोई बड़ा आरोप लगता है ना उनकी पार्टी के ऊपर, तो मेन डिफेंडर भी यही होते हैं। वैसे तो सभी मेंबर्स डिफेंड करते हैं अपनी पार्टी को, लेकिन कभी कोई बहुत बड़ा आरोप लग गया तो फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं सामने और वो अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं। तो मेन डिफेंडर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। और स्पोक्समैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ही है। ठीक है, तो पार्लियामेंट में आके जवाब देते हैं, डिफेंड करते हैं, और जितनी भी इम्पॉर्टेंट नेशनल पॉलिसीज़ होती हैं उनके बारे में भी प्राइम मिनिस्टर ही बताते हैं। मिनिस्टर नहीं बताएगा, छोटा मोटा इंपॉर्टेंट जो पॉलिसीज़ होती हैं उनके बारे में प्राइम मिनिस्टर ही बताएंगे। कई बार क्या होता है, किसी मिनिस्टर के काम पर बहुत बुरा अटैक करती है अपोजिशन। जैसे मान लो मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, अपोजिशन ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैंने 1,000 करोड़ रुपए का घपला करा है, तो अब प्राइम मिनिस्टर हैं जो मुझे डिफेंड करेंगे। और अगर मान लो आपस में एमपीज़ की नहीं बन पा रही है, एमपीज़ मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सरकार के लोग होते हैं ना, उनमें आपस में अक्सर बहस हो जाती है, नहीं बन पाती, फूट डल जाती है सरकार में, कोई इशू होता है, दो राय बन जाती हैं। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर इंटरवीन करते हैं और मैटर वहीं पर ख़त्म होता है प्राइम मिनिस्टर के इंटरवेंशन से। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में। प्राइम मिनिस्टर लीडर होता है पूरे नेशन का। पूरा देश हर मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर के नज़रिए को ही देखता है। जनरल इलेक्शन जब होते हैं तो अक्सर लोग प्राइम मिनिस्टर के चेहरे को देखकर ही वोटिंग करते हैं। लिमिटेशंस ऑन प्राइम मिनिस्टर्स पोजीशन एंड अथॉरिटी। हालांकि प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। दोस्तों, सरकार बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी मुद्दे पर एक राय ना बने, अलग अलग राय बने। तो प्राइम मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी है कि वो सभी इंपॉर्टेंट लोगों को साथ में लेके चलें। ऐसा ना हो कि आधे लोग किसी पॉलिसी से खुश हैं और आधे खुश नहीं हैं। उन्हें सबको खुश करना पड़ेगा, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आधे लोग कुछ मान रहे हैं और आधे लोग कुछ मान रहे हैं। जैसा भी नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार में, बीजेपी सरकार में कुछ लोग तो डिमोनेटाइजेशन के फेवर में हो और कुछ लोग नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता। बीजेपी में अगर हो, बीजेपी का फैसला है, तो आप सभी को साथ में होना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर का साथ देना पड़ेगा। और फिर अपोजिशन पार्टीज़ भी होती हैं और वो सिर्फ एक मौके की तलाश में होती हैं। उन्हें सिर्फ एक मौके की तलाश रहती है कि कैसे हम कोई कमी निकालें, कैसे हम प्राइम मिनिस्टर पर उंगली उठाएं। तीसरा ये है कि जब किसी एक पार्टी की मेजॉरिटी नहीं बनती ना, तो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ हाथ मिलाती हैं, आपस में गठबंधन सरकार यानी कोलिएशन गवर्नमेंट बनाती हैं। लेकिन दोस्तों, जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ आपस में मिलकर सरकार बनाती हैं तो वो कमज़ोर सरकार मानी जाती है, क्योंकि हर पार्टी का अपना एक अलग नज़रिया होता है। कोई भी इशू होगा तो बहस होने लगेगी, कोई पार्टी कुछ कहेगी, कोई पार्टी कुछ मानेगी। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर की जो एनर्जी होती है ना, जो एफर्ट होते हैं, अटेंशन होती है, टाइम होता है, वो इन्हीं सब झमेलों में निकल जाता है बहुत सारा। प्राइम मिनिस्टर का बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी एमपीज़ को मनाने में ही निकल जाती है। जैसे मान लो आपकी क्लास में 3 ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप में 10 बच्चे हैं और हर ग्रुप का अपना एक लीडर है। अब तीनों ग्रुप को मिलाया गया और एक लीडर बनाया गया उसका। अब क्योंकि 3 ग्रुप मिले हैं आपस में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो लीडर की नहीं सुनेंगे, अपनी अपनी करेंगे। कोई ग्रुप कुछ कहेगा, कोई ग्रुप कुछ कहेगा। इस वजह से जो गठबंधन की सरकार होती है ना, कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, उसे कमज़ोर माना जाता है। चौथा पॉइंट है, जो मीडिया है ना, जर्नलिस्ट है और न्यूज़पेपर है, पब्लिक ओपिनियन है, ये हमेशा देखते रहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमेशा सवाल उठाते रहते हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। अब आपको पढ़ना है फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसे। देखो, मैंने आपको बताया था कि मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर जिस किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे उसे ही अपॉइंट किया जाएगा, अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को ना एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो भी मेजर कम्युनिटीज़ है ना और देश के अलग अलग हिस्से हैं, उन सब से कोई ना कोई मिनिस्टर बने। जैसे सिख कम्युनिटी से कोई बने, कोई आदिवासी से बने, कोई SC ST से बने, कोई मुस्लिम से बने। और फिर देश के अलग अलग कोने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे मिनिस्टर्स आपने दिल्ली से उठा लिए या फिर बड़े बड़े शहरों से मिनिस्टर्स को बना दिया। ऐसा नहीं होगा। कोई साउथ से लो, कोई नॉर्थ से लो, कोई नॉर्थ ईस्ट से लो, कोई मारवाड़ी लो, कोई गुजराती लो। बात आ रही है समझ में? अच्छा, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो पार्लियामेंट के मेंबर्स होने ज़रूरी हैं।
अगर कोई मेंबर नहीं है तो भी वो मिनिस्टर बन तो सकता है, लेकिन मिनिस्टर बनने के 6 महीने के अंदर अंदर उसे मेंबर बनना ही पड़ेगा। उसको वोटिंग चाहिए, मेंबर बनना पड़ेगा। अगर मेंबर नहीं बना तो फिर मिनिस्टर भी नहीं रह सकता। इन शॉर्ट, अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं तो फिर आप मिनिस्टर नहीं बन सकते। साइज़ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता भी चुका हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन की 91st अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो कि 2003 में पास हुई थी, उसमें कहा गया था कि लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होंगे उनके सिर्फ 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं। मैं आपको पहले भी बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूँ कि 15% की लिमिट दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। 15% से ज़्यादा मिनिस्टर्स आप नहीं बना सकते। और 15% मिनिस्टर कौन कौन होंगे, वो प्राइम मिनिस्टर की आज़ादी है। प्राइम मिनिस्टर जिसे चाहें उसे मिनिस्टर बना सकते हैं। इसके बाद है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर के काम को थोड़ा हल्का कर सके, उनकी हेल्प कर सके, उन्हें एडवाइस दे सके, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा सके। अगर प्राइम मिनिस्टर बीमार हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए उनका रोल प्ले कर सके। लेकिन इंडिया में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कभी होता है, कभी नहीं होता। ये डिपेंड करता है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि उन्हें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर चाहिए या नहीं चाहिए। कुछ सरकारों ने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को रखा, कुछ सरकारों ने नहीं रखा। किन किन सरकारों ने रखा है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मेंशन है। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं और आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि 2004 के बाद से अभी तक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है इंडिया में। इसके बाद आपको पढ़ना है कैटेगरीज़ ऑफ मिनिस्टर्स। मेनली 3 तरह की कैटेगरीज़ होती है मिनिस्टर्स की: कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर्स। सबसे 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 ख़ास होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं प्राइम मिनिस्टर के। बहुत अच्छी तरह से आपको समझा चुका हूँ। प्राइम मिनिस्टर इन्हीं के टच में रहते हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद में आते हैं स्टेट के मिनिस्टर्स और फिर आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। डेप्यूटी मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स नहीं होते, ये होते हैं मिनिस्टर्स की हेल्प करने के लिए। इनका काम सिर्फ इतना होता है कि जो मिनिस्टर्स हैं ना, उनकी हेल्प कर सकें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा सकें, उनका थोड़ा काम हल्का कर सकें, उनकी मदद कर सकें। टेन्योर ऑफ ऑफिस, देखो प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ मिनिस्टर्स को निकाल सकते हैं। लेकिन मिनिस्टर को भी तभी निकाला जाएगा जब उन्हें एडवाइस देंगे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट से कहा कि मुझे ये मिनिस्टर नहीं चाहिए, तो फिर उनके कहने पर, उनके एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट उस मिनिस्टर को निकाल देंगे। और ये ना प्राइम मिनिस्टर की ही ताकत है एक तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मेरा एक ग्रुप है 5 लोगों का, एक बंदा उसमें रमेश है और वो सही से काम नहीं कर रहा। अब रमेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे उसे निकालना भी है, तो मैंने ग्रुप के सीनियर से कहा कि रमेश को ना तुम बाहर निकाल दो। मैं तुमसे कह रहा हूँ रमेश को बाहर निकाल दो। तो इस तरह से मेरे ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं रहा और रमेश ग्रुप से निकल भी गया। समझ में आ रहा है आपको? प्राइम मिनिस्टर जिसे चाहे मिनिस्ट्री से हटा सकते हैं प्रेसिडेंट को बोल के। मिनिस्टर को हटाएगा तो प्रेसिडेंट ही, लेकिन उन्हें एडवाइस कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा। सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द मिनिस्टर्स, ये है काम का सेक्शन। तो इसे पढ़कर बच्चा सोचेगा कि भाई हटाओ ये पढ़ाई वढ़ाई, हमें तो नेतागिरी करनी है ना। देखो, मिनिस्टर्स की सैलरी टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है पार्लियामेंट में। भाई 50 साल पहले कम महंगाई थी, चीज़ें इतनी महंगी नहीं थी, इन्फ्लेशन कम थी, तो उस टाइम कम थी सैलरी। अब महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो ये फिक्स नहीं होती, टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है इन लोगों की सैलरी भी बढ़ जाती है। हर मिनिस्टर को कॉन्स्टिट्यूएंस अलाउंस मिलता है और उतना ही मिलता है जितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई मिनिस्टर बन गया तो उसे कॉन्स्टिट्यूएंस अलाउंस ज़्यादा मिलेगा। दोनों को सेम ही मिलता है, चाहे मेंबर हो या फिर मिनिस्टर हो। लेकिन इसके अलावा एक होता है समचुरी अलाउंस। मिनिस्टर्स को समचुरी अलाउंस भी मिलता है। कैबिनेट कमिटीज़, दोस्तों प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट दोनों फंक्शन करते हैं कमिटीज़ की मदद से। प्राइम मिनिस्टर ना कैबिनेट के अंदर ही अलग अलग अफेयर्स के लिए अलग अलग कमेटीज़ को बना देते हैं। जैसे डिफेंस कमेटी है, फॉरेन अफेयर्स कमेटी है, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी होती है, पॉलिसी प्लानिंग कमेटी होती है। अब डिफेंस कमेटी में डिफेंस से रिलेटेड काम होगा, बातें होंगी, डिस्कशन होगी, सिर्फ डिफेंस की बात होगी वहाँ पर। इकोनॉमिक अफेयर्स की कमेटी में सिर्फ इकोनॉमिक की बात होगी। अब हम देखते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में और कैबिनेट में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहली बात यह है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सभी तरह के मिनिस्टर्स आते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं ना, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही होते हैं। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास में कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं। जैसे मान लो आपकी क्लास में एक क्लास मॉनिटर है। अब जो क्लास मॉनिटर है वो भी स्टूडेंट ही है, आपकी तरह से ही स्टूडेंट है वो, लेकिन उसको थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है क्लास में।
बिल्कुल वैसे ही जो कैबिनेट होता है ना वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही होते हैं, लेकिन क्योंकि वो कैबिनेट बन गए, प्राइम मिनिस्टर के क्लोज में आ गए, तो उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, उन्हें ज़्यादा पावर्स मिलती हैं बाकी सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कंपैरिजन में। यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ऑल कैबिनेट मेंबर्स आर मिनिस्टर्स बट ऑल मिनिस्टर्स आर नॉट कैबिनेट मेंबर्स। अच्छा, बाकी के जो मिनिस्टर्स होते हैं ना वो सिर्फ ख़ास ओकेशंस पर ही मिलते हैं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स बहुत जल्दी जल्दी मीटिंग करते हैं, क्योंकि पूरे देश को यही लोग चला रहे हैं तो जल्दी जल्दी मिलना पड़ता है, इन्हें डिस्कशन करनी पड़ती है। बाकी मिनिस्टर्स इतनी जल्दी जल्दी नहीं मिल सकते। और तीसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि ये लोग खुद डिसाइड करते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना वो खुद अपने हिसाब से अपनी मीटिंग्स को रखते हैं, जब चाहें ये लोग तब मिल सकते हैं। लेकिन बाकी मिनिस्टर्स ऐसा नहीं कर सकते, अगर उन्हें इनवाइट किया जाएगा तभी वो मिलेंगे, वरना नहीं मिल सकते। बाकी मिनिस्टर्स को अगर इनवाइट किया जाएगा किसी ओकेशन पर वो तभी मिल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से वो मीटिंग्स को डिसाइड नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकें। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जो प्रेसिडेंट होता है ना उन्हें कैबिनेट की ही दी गई एडवाइसेस पर काम करना होता है। आखिरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर के पास में इतना टाइम नहीं होता कि वो बार बार सभी मिनिस्टर्स से बात करें। वो कैबिनेट मिनिस्टर्स से ही मिलते हैं और कैबिनेट को ही कंसल्ट करते हैं, उन्हें ही एडवाइस देते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है फॉर्मुलेटिंग ऑफ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। दोस्तों, कैबिनेट ही है जो सरकार की एक्सटर्नल और डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को बनाती है। एक्सटर्नल पॉलिसी मतलब इंटरनेशनल, और डोमेस्टिक पॉलिसी जो देश के अंदर की पॉलिसीज़ होती हैं। कैबिनेट ही है जो सारे मेजर प्रॉब्लम्स के ऊपर डिसीजन लेती है। कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी नीड्स हैं, कश्मीर में शांति लानी है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, रूरल हाउसिंग, मेडिकल इंश्योरेंस। सुपर पावर जैसे अमेरिका हो गई, रशिया हो गई, बड़े बड़े देश हो गए, इनसे कैसे हमें अपने रिश्तों को सुधारना है, पड़ोसी देशों के साथ में कैसे रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, और न्यू स्टेट्स की फॉर्मेशन हो गई। ऐसे जो बड़े बड़े मैटर्स होते हैं ना, बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, उन पर कैबिनेट ही डिसीजन लेता है। और कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास में ना फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आज़ादी होती है, कोई अथॉरिटी इंटरफेयर नहीं कर सकती इनके डिसीजंस के ऊपर। लेकिन जो मेजर मैटर्स होते हैं ना उन्हें कैबिनेट में डिस्कस करना ज़रूरी है। पूरी टीम है ना कैबिनेट की, तो पूरी टीम के साथ में डिस्कस करना, कंसल्ट करना ज़रूरी है। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। कैबिनेट पॉलिसी ना फ्रेमिंग बॉडी है, और जब ये पॉलिसी बनाती है ना तो फिर उस मिनिस्ट्री को उसे फॉलो करना ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मैं मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हूँ। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाई कैबिनेट ने, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं इस पॉलिसी को नहीं मानता। मुझे मानना पड़ेगा, कैबिनेट ने जो भी पॉलिसी बनाई है, जो भी उसका डिसीजन है, वो मुझे मानना पड़ेगा। तो इस तरह से जो भी पॉलिसी कैबिनेट बनाती है उसे हर मिनिस्ट्री को मानना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, प्रेसिडेंट सभी मेजर अपॉइंटमेंट्स को करते हैं, लेकिन इन्हें एडवाइस कौन देता है? इन्हें एडवाइस देते हैं मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट बस नाम मात्र के हैं, इन्हें सब कुछ काम बताया जाता है, जो काम इन्हें बताया जाता है वो ये काम करते हैं। दोस्तों, एक पॉलिसी को फॉर्म करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, और ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को जोड़ने का काम भी कैबिनेट का ही होता है। सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं ना वो कैबिनेट को रिपोर्ट करते हैं। कैबिनेट इन सब का कोऑर्डिनेटर होता है। फाइनेंशियल फंक्शंस, कैबिनेट ही रिस्पॉन्सिबल होता है सरकार के सारे खर्चों का, और जो पैसा रेस करना होता है ना वो भी कैबिनेट ही करता है। मनी बिल आपने नाम सुना होगा, इसमें सारे सरकारी खर्चे होते हैं, टैक्स होता है, उधार पर लिया गया पैसा होता है, और बाकी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं। तो मनी बिल को सिर्फ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है। फिर हर साल बजट भी आता है, आपने ज़रूर सुना होगा, फाइनेंस मिनिस्टर हर साल पार्लियामेंट में स्पीच देते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर बताते हैं कि कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, फ्यूचर के क्या क्या प्लान्स हैं, कौन से डिपार्टमेंट में कितना पैसा जाएगा, कहाँ पर कितना खर्चा होगा, वगैरह वगैरह। तो बजट को ना पहले फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को दिखाते हैं। प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों डिस्कशन करते हैं पहले, उसके बाद में बजट पेश होता है पार्लियामेंट में, और इसे पेश करता है फाइनेंस मिनिस्टर। पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट होने के बाद में कैबिनेट को अगर लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, कुछ सुधार हो सकता है, तो फिर कैबिनेट उन्हें सजेशन दे सकता है ताकि वो मॉडिफिकेशन हो सके बजट में। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं। पहला है समनिंग द हाउसेज। हालांकि राज्यसभा या लोकसभा को समन करने का काम प्रेसिडेंट का ही होता है, लेकिन उन्हें एडवाइस कौन देता है? मिनिस्टर ही देंगे एडवाइस। जो मिनिस्टर्स बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, वही प्रेसिडेंट करते हैं। तो हाउसेस को समन करने का जो इनिशिएटिव होता है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स का होता है। प्रेसिडेंट सिर्फ उन्हें फॉलो करता है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि प्रेसिडेंट सिर्फ एडवाइस के ऊपर चलता है। प्रेसिडेंट को जो एडवाइस मिलती है ना वो उसे फॉलो करते हैं।
दूसरा है प्रेसिडेंट्स स्पेशल एड्रेस। देखो हर साल ना नए सेशन की शुरुआत होती है, प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं पार्लियामेंट में, उसे ही कहा जाता है प्रेसिडेंट्स स्पेशल एड्रेस। और जो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट्स स्पेशल एड्रेस होता है ना, उसे प्रिपेयर करने का काम भी कैबिनेट का ही होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स, दोस्तों कानून जो होता है ना वो भी कैबिनेट ही बनाता है। पार्लियामेंट में बिल्स को इंट्रोड्यूस भी मिनिस्ट्री करती है, एक्सप्लेन भी मिनिस्ट्री करती है, और जब अपोजिशन कमियां निकालती है ना कानून में, तो डिफेंड करने का काम भी मिनिस्ट्री का ही होता है। इशुइंग ऑर्डिनेंसेस, जब कोई आदेश देना होता है ना तो प्रेसिडेंट देते हैं उसे, लेकिन फिर वही बात, प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन देगा? मिनिस्टर्स ही देते हैं। मिनिस्टर कहेंगे कि ये आप ऑर्डिनेंस पास करिए तो उसी को ही प्रेसिडेंट इशू कर देता है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो वक्त के साथ साथ ना हर चीज़ में बदलाव होना ज़रूरी है। जैसे वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, ग्रो होती हैं, बिल्कुल वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें जुड़ती रहती हैं, अमेंडमेंट होती है। तो कानून बदलता रहता है वक्त के साथ साथ, और कैबिनेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए। डिप्लोमेटिक लिंक्स विद अदर नेशंस, कैबिनेट ही डिसाइड करता है फॉरेन पॉलिसी नेशन की। हमें पाकिस्तान के साथ में कैसे रहना है, अमेरिका से क्या डील करनी है, रशिया से कैसे संबंध हमारे होंगे, वगैरह वगैरह, ये सब कैबिनेट ही डिसाइड करता है। और जो हमारे देश के एम्बेसडर्स होते हैं ना, उन्हें चूज़ करने में भी कैबिनेट का बड़ा रोल होता है। एम्बेसडर दूसरे देशों में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रेसिडेंट खुद से इमरजेंसी नहीं कर सकता जब तक कि कैबिनेट उसे ना कहे। अगर कोई वॉर हो जाए या कोई बगावत हो जाए या कोई और आपदा आ जाए, इमरजेंसी लागू करनी पड़े, तो ऐसे में कैबिनेट ही प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा और फिर प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाएगा। आखिर में आपको पढ़ना है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहला है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ना वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे मान लो मेरी 20 लोगों की टीम है और हमारी टीम ने कोई डिसीजन लिया। अब ऐसा नहीं हो सकता कि उस डिसीजन से कोई मेंबर तो एग्री करे और कोई डिसएग्री करे। अगर कोई डिसीजन लिया है ना कैबिनेट ने, तो सबको मानना पड़ेगा उसे। समझ में आ रहा है आपको? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, सबको एग्री होना पड़ेगा। अब मैं आपको लो कॉन्फिडेंस मोशन समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो सरकार बनती है मेजॉरिटी से। मैंने आपको बताया ना, मान लो किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली और दो पार्टीज़ ने मिलकर सरकार बनाई और दूसरी पार्टी ने उसका साथ छोड़ दिया। जैसे एक पार्टी मेरी है और एक पार्टी रमेश की है। रमेश और हम दोनों ने मिलकर सरकार बना ली। अब क्या होता है, रमेश अलग हो गया, उसने अपनी पार्टी अलग कर ली, अपने मेंबर्स अलग कर लिए, तो मेरी मेजॉरिटी चली गई। रमेश के मेंबर्स पहले मेरे साथ में थे, अब वो अलग हो गए, तो मेरी मेजॉरिटी चली गई। तो ऐसे में लो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा और सरकार गिर जाएगी। बात आई समझ में? अगर मेरे पास में मेजॉरिटी नहीं है तो लो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा और सरकार गिर जाएगी। सरकार को चलाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर को बने रहने के लिए कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, मतलब मेजॉरिटी होनी ज़रूरी है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आपको अभी समझाया कि कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है, सबको साथ में लेके चलना ज़रूरी है और कैबिनेट के हर डिसीजन को मानना होता है सभी को। लेकिन साथ ही साथ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर कोई मिनिस्टर कुछ गलत करता है तो फिर प्रेसिडेंट उसे डिसमिस कर सकता है, लेकिन दोबारा से वही बात है कि प्रेसिडेंट डिसमिस तभी कर सकता है जब प्राइम मिनिस्टर उसको एडवाइस देंगे डिसमिस करने की। और दूसरी बात यह है कि हर मिनिस्टर से उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड सवाल हो सकता है, उसे जवाब देना पड़ेगा। सवाल होगा तो जवाब देना पड़ेगा हर मिनिस्टर को। फाइनली आपका ये मुश्किल सा चैप्टर ख़त्म होता है। पूरी कोशिश करिए आसान से आसान करके समझाने की। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करो, आपको हिस्ट्री और सिविक्स के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।